हेलो फ्रेंड, बुक मेरा दोस्त में आपका स्वागत है। फ्रेंड, फिर मैं आज आपके लिए 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ गया हूँ। तो अंत तक वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी। ठीक है फ्रेंड, इतना फिल्म तो देख, यूट्यूब पर तो वीडियो हरदम देखते हैं ही आप। 10 मिनट के लिए अपने लाइफ पे भी कुछ ध्यान दीजिए। ठीक है फ्रेंड, पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, पहला प्रश्न है, भारतीय बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड, भारतीय बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है बताइए आप लोग। क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए? चलिए फ्रेंड, छोड़िए, दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कुछ और। फ्रेंड, ये बताइए आप लोग कि भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ये तो बता सकते हैं ना, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसमें से लगभग सब बच्चे लगभग बता ही देंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये तो सबको मालूम है फ्रेंड। तो फ्रेंड, जब आप लौह पुरुष याद कर सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंड भारतीय बिस्मार्क के नाम से भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाना जाता है। तो फ्रेंड, इसके साथ ये भी याद कर लीजिए, उसमें क्या है। ठीक है फ्रेंड, किस भारतीय बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड चलिए, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? साथ में ये भी जोड़ लीजिए, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? अरे ये भी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। ठीक है फ्रेंड, 3 पॉइंट याद हो गया। चलिए फ्रेंड, चौथा पॉइंट भी एक और जोड़ लेते हैं इसमें। स्टैचू ऑफ यूनिटी। फ्रेंड, आप तो जानते ही हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है? तो ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है फ्रेंड, ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही है। कहाँ है? तो ये गुजरात में है। ठीक है फ्रेंड, याद रखिए कहाँ है, गुजरात में है। और इसका पूछ दे, इसका जो कितनी ऊंची है ये, तो ऊंचाई कितना है इसका? तो फ्रेंड, इसका 182 मीटर लंबी है। ठीक है फ्रेंड, 182 मीटर लंबी है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, तो ये चारों पॉइंट तो आपको याद हो गया। पांचों पॉइंट फ्रेंड, पहला, भारतीय लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारतीय बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्टैचू ऑफ यूनिटी सबसे ऊंची मूर्ति किसकी है? तो ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। कहाँ है? गुजरात में है। इसकी लंबाई कितनी है स्टैचू ऑफ यूनिटी की? 182। ठीक है फ्रेंड, अब आपके दिमाग में अच्छा से बैठ गया होगा, कभी मत नहीं भूलिएगा आप, मेरा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? क्या हुआ फ्रेंड, कंफ्यूज हो गए? चलिए छोड़िए, दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। ये मेरे को ये बताइए आप लोग कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड, बहुत सारे बच्चे इसका जवाब तो दे ही देंगे। 60% बच्चे लगभग इसका जवाब दे देंगे कि सर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड, ये तो याद हो गया आपको, कब हुई थी? 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब यहाँ पे पूछ रहा फ्रेंड प्रश्न, भारत स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय मतलब 1885 में वायसराय कौन था? तो फ्रेंड, हमेशा याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन थे। ये राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। दोनों पॉइंट उम्मीद है याद होंगे, हो गया होगा। फ्रेंड, आप कभी भूल भी जाइएगा ना आप लोग, तो जब भी आप एग्जाम में बैठिएगा, अगर ये वाला प्रश्न आएगा तो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि इसका प्रश्न, ये तो प्रश्न मैं कहीं ना कहीं पढ़ा हूँ, इसका जवाब मेरे को मालूम है। आपके दिमाग में कभी ना कहीं ये जरूर आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप ध्यान दीजिएगा, सोचिएगा ध्यान से, तो इसका आंसर भी आपको निकल ही जाएगा लगभग। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय मतलब फ्रेंड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, आप सब बच्चे जानते हैं ये सुप्रीम कोर्ट, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। चलिए फ्रेंड, छोड़िए, दूसरा और कुछ ट्राई करते हैं। ये बताइए फ्रेंड कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ये तो बता सकते हैं ना कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो फ्रेंड, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि 26 जनवरी 1950 में हुआ था भारत का संविधान लागू।
तो फ्रेंड संविधान को तो आपको याद है 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था, आपको याद है। तो साथ साथ ये भी याद कर लीजिए ना, 26 जनवरी 1950 में ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी 26 जनवरी 1950 में ही हुई थी। ठीक है, जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, जो गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं, उसी दिन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी उसी दिन हुई थी, 26 जनवरी 1950 के दिन, 50 में। ठीक है फ्रेंड, तो दोनों पॉइंट साथ साथ दोनों पॉइंट याद करके रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 4 है, संघीय न्यायालय भारत सरकार अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे फ्रेंड कि संघीय न्यायालय क्या है। चलिए फ्रेंड इसको समझाता हूँ कुछ। तो फ्रेंड देखिए, जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 में स्थापना हुई सुप्रीम कोर्ट की, उसके पहले जो न्यायालय था उसको हम लोग क्या बोलते थे, संघीय न्यायालय बोलते थे। उसके पहले जो न्यायालय था क्या बोलते थे उसको संघीय न्यायालय बोलते थे, सुप्रीम कोर्ट से पहले जो न्यायालय था। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब यहाँ पर प्रश्न है, भारत अधिनियम डैश के तहत स्थापित किया गया। तो ये किसके तहत स्थापित किया गया था संघीय न्यायालय? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ये स्थापित किया गया था। ठीक है, और फ्रेंड पूछ दे संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा, 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड, तो दोनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको दिमाग में बैठ ही जाएगा। कभी न कभी एग्जाम में जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपका दिमाग खुद काम करने लगेगा कि ये मैंने कहीं पढ़ा हुआ है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें से किस गवर्नर जनरल ने भारत में जिम्मेदारी व्यवस्था लागू की? तो फ्रेंड देखिए, जब जिम्मेदारी व्यवस्था, कहीं पे भी आपको जिम्मेदारी व्यवस्था लागू की बात आ जाए तो हमेशा याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है फ्रेंड, जब ये जिम्मेदारी व्यवस्था लागू की बात आ जाए तो क्या याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी। ठीक है फ्रेंड, अब फ्रेंड देखिए ये नंबर है लॉर्ड डलहौजी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड कि हड़प नीति पूछे, हड़प हड़प नीति किसने अपनाई थी? किसी के राज्य को हड़पना कैसे है, इसकी नीति किसने अपनाई थी सबसे पहले? फ्रेंड ये आप याद रखिए, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई थी। ठीक है फ्रेंड, और लॉर्ड डलहौजी के समय में फ्रेंड जो पहली ट्रेन जो चली थी वो लॉर्ड डलहौजी के समय में चली थी, जब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल जब लॉर्ड डलहौजी थे उसी समय भारत की पहली ट्रेन चली थी। ठीक है फ्रेंड, तो ये 1853 में भारत की पहली ट्रेन चली थी। ठीक है फ्रेंड, 1853 में बॉम्बे से, ठीक है फ्रेंड, थाने तक चली थी। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, मुंबई से थाने तक ये पहली ट्रेन 1853 में चली थी, लॉर्ड डलहौजी के समय में चली थी। ठीक है फ्रेंड, और हड़प नीति भी लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाता है। हड़प नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। और फ्रेंड जिम्मेदारी व्यवस्था लागू की बात जब आ जाए तो आप याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये जिम्मेदारी व्यवस्था लागू की थी। और 1853 में ये फ्रेंड क्या चला था, तो ये पहली ट्रेन 1853 में चली थी। ठीक है फ्रेंड, चलिए उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। अब वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड। ठीक है, चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 है, कलर ब्लाइंडनेस किस समस्या के कारण होता है? कलर ब्लाइंड से जानते ही हैं, जो नंबर देते हैं पढ़ने के लिए आपको, बहुत बच्चे जो आर्मी और ये पैरामिलिट्री फोर्सेस में गए होंगे, कोई मेडिकल में गए होंगे तो जानते ही होंगे कि वो नंबर देते हैं किताब पढ़ने के लिए, जिसमें बहुत सारे कलर रहते हैं। तो उसमें जो जिसको कलर ब्लाइंडनेस रहता है फ्रेंड, वो बहुत सारे कलर में नहीं कर पाता है कि जैसे रेड और येलो ग्रीन में उसको एक जैसा दिखेगा, उसमें वो अलग अलग नहीं देख पाएगा उसको। ब्लू और येलो में वो फर्क नहीं समझ पाएगा, उसी को हम कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। वो किस समस्या के कारण होता है? तो फ्रेंड ये कोन, इसको हम शंकु के समस्या के कारण ये कलर ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है, किस उपकरण का प्रयोग रक्तचाप के माप के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड जानते ही ये डॉक्टर पर गए होंगे, ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप का मतलब ब्लड प्रेशर नापने के लिए हाथ में डॉक्टर पट्टी बांधता है और उसको पंप मारता है। तो फ्रेंड उसको क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड ये रक्त दाब मापी। ठीक है फ्रेंड, और उसको रक्त दाब मापी बोलते हैं, जिसे हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो क्या बोलते हैं? रक्त दाब मापी। तो यही पूछ रहा है किस उपकरण का प्रयोग रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है? तो रक्त दाब मापी यंत्र का। ठीक है फ्रेंड, क्लियर? चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान आदि देने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति को परिभाषित करता है? तो फ्रेंड आप तो जानते ही हैं
कि भारत में एक राष्ट्रपति के अलावा और कोई दूसरा नहीं है जो फांसी की सज़ा को माफ़ कर सके या अन्य कोई भी सज़ा कम कर सके। तो ये सिर्फ केवल महामहिम राष्ट्रपति के पास ही ये अधिकार है। तो उनको ये अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है, यही पूछ रहा है। तो आपको हमेशा याद रखना अनुच्छेद 72 के तहत इनको ये अधिकार दिया गया है। ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड अगर पूछे आपसे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है, तो आपको हमेशा याद रखिएगा अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं फ्रेंड। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। फ्रेंड ये दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है, यही पूछ रहा है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए आपको थोड़ा और इस क्वेश्चन को और इजी में बना दूँ। चलिए फ्रेंड ये बताइए, आप लोग जो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं वो बताइए कि दूध का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से राज्य में होता है। तो इसमें से फ्रेंड बहुत सारे बच्चे बता देंगे कि ये उत्तर प्रदेश में, इसमें दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। तो फ्रेंड जब आप ये याद कर सकते हैं कि दूध का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, तो फ्रेंड ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा दूध से ही है ना, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो फ्रेंड ये भी तो उत्तर प्रदेश में ही है ना। तो साथ साथ ये भी याद कर लीजिए कि ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। दूध का सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है, तो ये उत्तर प्रदेश में ही होता है। तो दूध से दुधवा, जब दुधवा लगे तो फ्रेंड ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। तो फ्रेंड इसमें से बहुत सारे बच्चे जिम करने जाते होंगे, बॉडी बनाने तो बहुत सारे बच्चे जाते होंगे। तो फिर जब जिम कार्बोनेट आ जाए फ्रेंड, तो आपको हमेशा रखिए कहाँ जाना है। तो फ्रेंड जहाँ पे जाते हैं आप वहाँ पर नहीं जाना है आपको। अब कहाँ जाना है बॉडी जिम करने, तो ये उत्तराखंड। ठीक है फ्रेंड, उत्तराखंड में जाना है। कहाँ जाना है आपको जिम करने, तो उत्तराखंड में। तो फ्रेंड जब से जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान आए, जिम कार्बोनेट, फ्रेंड उत्तराखंड जाना है। कहाँ जाना है, तो उत्तराखंड। कौन से राज्य में है, तो उत्तराखंड में। फ्रेंड पूछे सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपको ये भी याद रखना है जिम है वो भी सबसे पुराना जिम है। कहाँ है, उत्तराखंड में है। सबसे पुराना जिम कौन सा है, तो ये जिम कार्बोनेट है, ये सबसे पुराना जिम है। और कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक है फ्रेंड। सबसे पुराना पूछे तो जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, ये उत्तराखंड में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड। तो ये सब उम्मीद है सब आपको याद कर हो गया होगा। अब कभी भी भूलिएगा नहीं। आप अब बाई चांस कभी भूल भी गए तो जैसे एग्जाम में बैठिएगा ऐसे प्रश्न आएंगे, जब ये वाला प्रश्न आपके दिमाग में कहीं ना कहीं घंटी बजेगी, ये भाई मैंने कहीं पहले पढ़ा हुआ है और इसका आंसर मेरे को मालूम होगा। तो थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर डालिएगा तो आंसर भी याद आ जाएगा आपको। ठीक है फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर। ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड कि ये फ्रेंड होपमैन कप का संबंध किस खेल से है। तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड कि होपमैन कप का संबंध किस खेल से है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर मालूम होगा तो जरूर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। अगर मालूम होगा जरूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड आज के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है यार, लाइक तो जरूर कर देना एक। अगर साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।